गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। बच्चों, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में इससे पहले कि मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। आपको अम्ल, क्षार और लवण के जो चैप्टर्स हैं उस चैप्टर से आपको देखना है कि अम्ल, क्षार और लवण की डेफिनेशन क्या है और अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अम्ल और क्षारों और लवणों को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। जैसा कि मैंने इससे पहले आपको किसी वीडियो में बताया था कि स्वाद में खट्टे वाले को अम्ल कहते हैं, क्षार में खारे वाले को क्षार कहते हैं और अम्ल और क्षार से मिलने वाले जो आयनिक यौगिक होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, लवण कहेंगे। अब ये अम्ल, क्षार और लवण के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अम्ल, क्षार और लवण के अंतर्गत हम देखें तो अगर हम अम्ल की रियल डेफिनेशन बताएं तो अम्ल ऐसे पदार्थों को कहते हैं जो कि हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। मतलब आयरनियस नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि पानी में घुलकर जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल हैं और पानी में घुलकर जो OH- आयन देते हैं वो क्षार है। कहने का मतलब ये है कि जल में अगर घुलकर कोई H+ दे और जल में घुलकर कोई OH- दे, ये एक्वस सॉल्यूशन है, तो वो अम्ल और क्षार कहलाता है। अब अम्ल और क्षार की दूसरी बहुत सारी पहचान भी होती है। जैसे लिटमस पेपर के प्रभाव के आधार पर नीले लिटमस पेपर को जो लाल कर देगा वो अम्ल होगा और लाल लिटमस पेपर को जो नीला कर देगा वो क्या हो जाएगा, आपका क्षार हो जाएगा। अब आता है कि अम्ल और क्षार की अगर हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं तो लवण क्या होता है। तो लवण का मतलब होता है अम्ल और क्षार के कॉम्बिनेशन से जो आयनिक कंपाउंड बनेगा वो आयनिक कंपाउंड हमारा क्या कहलाएगा, लवण कहलाएगा। लवण का मतलब कोई भी एसिड और कोई भी बेस के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा लवण कहलाएगा। सिंपल सी बात है कि हम जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनको हम अम्ल कहते हैं। जैसे नींबू है ना, संतरा, ये सब में सिट्रिक एसिड होता है ना। और भी बहुत सारे एसिड, दूध हो गया, दही हो गया, चींटी हो गया, ठीक है, सेब हो गया, टमाटर हो गया, ये सब में भी आपके क्या पाए जाते हैं, एसिड पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अम्ल है वो खट्टे होंगे और अगर हम क्षार की बात करें तो वो खारे होंगे, थोड़े कड़वे लगेंगे आपको, है ना। तो वे क्षार की क्या होती हैं, पहचान होती हैं। तो आप देखेंगे कि अम्ल और क्षार की सबसे पहले आप ये याद कीजिए कि अम्ल और क्षार कहते किसको हैं, अम्ल और क्षार और लवण की पहचान क्या होती है। इसी के बाद हमारा आता है लवण में। जब हम लवण बनाते हैं एसिड और बेस को लेकर के, जब हम सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो जो लवण बनता है, जो सॉल्ट बनती है, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण की अभिक्रिया। उदासीनीकरण की अभिक्रिया का सामान्य अर्थ यह हुआ कि अम्ल और क्षार के मिलने से लवण का बनना, और लवण के बनने के बाद हमेशा पानी भी बाहर निकलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। आपसे परीक्षा में पूछेगा उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या होती है, तो आप कोई भी एक एसिड ले लीजिएगा जैसे HCl ले लीजिएगा, कोई एक बेस ले लीजिएगा जैसे NaOH एक बेस है, और दोनों को मिला के क्या बना दिएगा, NaCl, और यहां से निकाल दीजिएगा वाटर। तो ये रिएक्शन जो है बेस्ट रिएक्शन होगा किसके लिए, उदासीनीकरण की अभिक्रिया के लिए। अब बच्चों ये तो हमारा हो गया अम्ल और क्षार के बारे में, कुछ पहचान के बारे में संबंधित प्रश्न आते हैं। अब आता ये है कि अम्ल और क्षार जो होती हैं उसका एक दूसरा पहचान है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो है एक और इसकी पहचान होती है। आप देखेंगे कि लिटमस पेपर के आधार पर जो नीला लिटमस पेपर होता है और जो लाल लिटमस पेपर होता है उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन क्या होगा, अम्ल होगा और कौन क्या होगा, आपका क्षार होगा। परीक्षा में आपको कुछ अम्लों के नाम दिए रहेंगे, कुछ क्षारों के नाम दिए रहेंगे, तो मैं आप एक सीक्वेंस से आपको कुछ अम्लों और क्षारों के नाम लिखवा देता हूं जो इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे HCl एक प्रबल अम्ल है जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। एक आता है HNO3 जिसको हम लोग नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, ये भी एक एसिड है। एक आता है सल्फ्यूरिक एसिड जिसका नाम फार्मूला होता है H2SO4, और एक नाम और याद कीजिएगा, आपका काम आएगा एसिटिक एसिड। तो ये 4 एसिड के नाम आप फार्मूले के साथ याद कर लीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड। आप इसको नोट कर लीजिएगा। बेस में क्या किया जाएगा, बेस में आप याद रखिएगा NaOH, ये एसिड के नाम लिख दिया मैंने, अम्ल के नाम, और इधर मैंने जो नाम लिखे वो किसके नाम लिखे, बेस के। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद कैल्शियम में डबल प्लस होता है तो डबल माइनस भी होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम में भी डबल प्लस होता है तो 2 हाइड्रोक्साइड होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। एल्यूमिनियम में 3 पॉजिटिव आयन होते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब जो मैंने नाम बताए ये सब हाइड्रोक्साइड्स हैं और ये बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय स्वभाव के होते हैं।
तो ये तो हो गया कुछ एसिड और बेस के नाम। अब आता है कि जब हम एसिड और बेस दोनों को पढ़ते हैं तो हमारे प्रश्न किस प्रकार से आते हैं एसिड और बेस से। तो बच्चों एसिड और बेस से जो प्रश्न आएंगे तो इसके लिए आपको कुछ कैलकुलेशन और कुछ रिएक्शंस भी आपको करने हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, है ना, क्वेश्चन ये रहेगा आपका कि जैसे पीतल और तांबे की बर्तनों में अगर हम दही रखते हैं तो वो खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। मतलब बोलते हैं कि पीतल और तांबे में हम खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते हैं। इसका रीज़न ये है कि दही और जो दही होती है वो खट्टा होता है, और जो खट्टा होता है वो क्या करता है, अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, है ना। ये धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यदि हम उसको रखेंगे तो हमारा जो बर्तन है वो जल्दी क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा, उसमें संक्षरण की क्रिया हो जाएगी, उसमें कोरोजन हो जाएगा। तो आपको उत्तर यही लिखना है कि जब भी हम अम्ल को धातुओं के बर्तन में रखते हैं तो वो क्या करता है, धातुओं के बर्तन से यही अम्ल जो है वो क्रिया करके लवण और क्या बना देता है, हाइड्रोजन गैस निकाल देता है, जिससे कि हमारा धातु जो है वो जल्दी जल्दी क्या हो जाता है, संक्षारित हो जाता है। कोई भी एसिड है, जैसे मान लीजिए हमारा सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है ना, अगर हम इसमें, ये तो आपके अम्ल हैं, अगर हम बर्तन से रखेंगे, जैसे आपका पीतल हो गया, कांसा हो गया, बर्तन है, तो बर्तन जो होती है धातुओं से मिली बनी होती है, या फिर आपका मिश्र धातुओं से मिलकर बनी होती है, एलॉय से मिलकर बनी होती है। तो धातुओं से जैसे ही ये अम्ल क्रिया करेंगे तो सिंपल सी बात है। अब बोलोगे सर हाइड्रोजन गैस और लवण कैसे बनेगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूं कि यदि कोई भी अम्ल किसी भी धातु से क्रिया करता है या किसी भी आपके अयस्क से क्रिया करता है, मिश्र धातु से क्रिया करता है, तो वो लवण और हाइड्रोजन गैस कैसे निकालता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक धातु है जिंक, अब मैंने इसमें मिला दिया सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक अम्ल है और जिंक एक धातु है, तो क्या होगा, इसमें बनेगा जिंक सल्फेट और क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो जिंक सल्फेट क्या है, जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है, लवण है, और हाइड्रोजन एक गैस है। अगर ऐसा प्रोसेस होगा तो हमारा जो मेटल है वो जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, संक्षारित हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा, इसीलिए हम उसको रखना नहीं चाहिए। अब अगले प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे आपके कि बताइए कि धातु अगर अम्ल से क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है, इसको आप प्रूव कैसे करेंगे। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी धातु किसी भी अम्ल से क्रिया करती है तो हमेशा सदैव वो हाइड्रोजन गैस ही निकालेगी। इसके लिए क्या करना है, आपको एक जिंक का एक कंटेनर लेना है, उस कंटेनर में आपको जिंक के कुछ दाने डालने हैं और उसमें आपको क्या करना है, बुल्ब बॉटल ले सकते हैं आप, और उस बुल्ब बॉटल में आप जिंक के दाने डालिए और उसके ऊपर से आप थिसिल फनल की मदद से जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो आप देखेंगे जैसे ही जिंक के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया करता है तो वो नीचे में लवण बनाने के साथ साथ आपकी जो गैस भी निकालता है, और वो गैस कोई और गैस नहीं है बल्कि वो हाइड्रोजन गैस है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अम्ल के साथ धातुओं की जब क्रिया होगी तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और ये हाइड्रोजन गैस अगर निकल रही है तो उसका पतला कैसे चलेगा, तो आप इस गैस को जैसे ही किसी जैसे बबल्स के सामने लाओगे तो उस बबल्स में क्या हो जाएगा, फटफट की तेज की ध्वनि सुनाई देगी, तो इससे पता ही चलेगा कि हाँ उसमें हाइड्रोजन गैस है। अब ये बात आता है, जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट आपका एक लवण है, और मैं इसमें मान लीजिए मिला रहा हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। आपका अभी आपने क्या किया, धातु की अम्ल के साथ क्रिया कराई। अब मैं आपको बता रहा हूं लवण की अम्ल के साथ क्रिया, किसकी क्रिया, लवण की अम्ल के साथ क्रिया। तो जैसे आप इसको क्रिया करोगे तो यहां पर आपको 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम जो है वो क्लोराइड के रूप में निकलता है। तो कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला होता है CaCl2, और यहां पर 2H बच रहा है तो आप लिखेंगे H2। CO3 है तो CO3 से एक O उधार ले लेंगे तो बचेगा क्या, CO2, तो यहां पर लिख देंगे CO2। तो कहने का मतलब है कि जब भी कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, और कैल्शियम क्लोराइड भी एक सॉल्ट ही है, एक क्या है, सॉल्ट है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, यह आपका NCERT के जो पाठ्य निहित प्रश्न का प्रश्न है।
अब मेरा अगला टॉपिक है कि सभी अम्लों और क्षारकों में क्या समानताएं हैं, मतलब ये है कि एसिड और बेस में क्या हमारी सिमिलैरिटीज है। तो बच्चों, तो जो अम्ल हैं, सभी अम्लों में समानता क्या है, तो जितने भी एसिड्स होंगे वो जल में घुल करके H+ आयन देंगे या H3O+ आयन देंगे। ये कैसे समझ में आएगा कि जितने भी अम्ल होते हैं वो जल में घुल करके H+ आयन देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास जल है ना, आप तोड़ेंगे तो क्या होगा, H+ और OH-। अगर मान लीजिए आपके पास जल है, आप उसमें फिर जल मिला रहे हो, क्यों, जल में जल क्यों मिला रहे हो, क्योंकि जल या वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जो एसिड की भांति भी व्यवहार करता है और बेस की भांति भी व्यवहार करता है, इसलिए पानी में पानी मिला सकते हो आप। तो जैसे ही मिलाओगे तो आपका H3O बन जाएगा, मतलब यहाँ का एक H यहाँ चला जाएगा और उसके पास जो बचेगा वो बचेगा OH-। तो देखिए, या तो H+ निकलेगा या होगा H3O+। तो जितने भी अम्ल हैं या तो वो H+ बनाएंगे या तो वो H3O बनाएंगे। उसके बाद आता है कि क्षार क्या करते हैं, तो क्षार का काम और अम्ल का एक और काम ये है कि नीला लिटमस को लाल करते हैं, और जितने भी क्षार होते हैं वो OH देते हैं और लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, वो नीला कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन अक्सर आपसे एग्जाम में पूछता है। लेकिन अगर मान लीजिए पूछा जाएगा कि नाइट्रिक अम्ल, और जैसे मान लीजिए आपके पास एक अम्ल है नाइट्रिक अम्ल HNO3 और एक अम्ल है HCl, तो मैं इन दोनों को अम्ल बोलूंगा। लेकिन अगर मैं ग्लूकोज बोलूं C6H12O6, इसको मैं अम्ल नहीं बोलूंगा, जबकि हाइड्रोजन ग्लूकोज में भी है, हाइड्रोजन इसमें भी है, हाइड्रोजन इसमें भी है, लेकिन ग्लूकोज को अपन एसिड नहीं बोलेंगे। तो क्यों नहीं बोलेंगे ग्लूकोज को एसिड? इसका रीजन ये है कि जैसे ही मैं नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में घोलता हूं तो ये जल में घुलने के बाद H+ आयन देते हैं, लेकिन ग्लूकोज जो है वो पानी में घुलने के बाद H+ आयन नहीं देता है। इसका मतलब ये होता है कि जो जल में घुलने के पश्चात, ठीक है, H+ आयन देंगे वो अम्ल स्वभाव के होंगे, और जो जल में घुलने के पश्चात H+ आयन नहीं देंगे वो अम्लीय स्वभाव के नहीं होंगे। इसलिए नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये तीनों अम्ल की कैटेगरी में आते हैं, जबकि ग्लूकोज अम्ल की कैटेगरी में नहीं आता है। अब इसमें आपको एक प्रैक्टिकल करके आपको ये बताना है कि पता कैसे चला। तो आप क्या करेंगे, जितने भी एसिड्स होते हैं, है ना, वो क्या काम करते हैं, एसिड का उपयोग जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी किया जाता है, मतलब विद्युत का प्रवाह होता है, अम्लों में आपका विद्युत का प्रवाह हो सकता है। आप देखे होंगे बैटरी वगैरह जितनी भी होती है उस सब में एसिड डाला जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है धारा का प्रवाह नियमित रूप से किया जा सके। अगर मैं नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करता हूं तो इससे आप अगर सर्किट बनाते हैं तो वो विद्युत धारा का प्रवाह करेगी, और उससे आप बल्ब अगर लगाएंगे सर्किट बना के तो बल्ब जलेगा। लेकिन ग्लूकोज का सोल्यूशन डालेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। तो इससे पता ही चलेगा कि हाँ, कि ग्लूकोज जो है वो एक एसिड नहीं है, बल्कि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होते हैं वो एसिड की कैटेगरी में आते हैं। अब बात ये आती है कि किसी चीज़ को जल में घुलने पर क्या होना चाहिए, जल में घुलने पर वो पॉजिटिव आयन देना चाहिए, तब वो अम्ल होगा, और जल में घुलने के बाद अगर वो नेगेटिव आयन देता है तो वो क्या होगा, क्षार होगा। तो आपको सभी का जलीय, अब एक प्रश्न ये आएगा कि जल में घुलने के बाद H+ देगा तो अम्ल होगा, OH- देगा तो क्षार होगा। तो एक वर्ड आता है तनुकरण, या इसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन। ये डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन का मतलब होता है, ठीक है, कि जल में अम्ल और क्षारक मिलाने पर, है ना, तो उसके आयनन में कमी हो जाती है, मतलब उसकी जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है ना, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब किसी की गाढ़ापन को कम करना, किसी के कंसंट्रेशन को कम करना, उस एसिड में वाटर वगैरह को मिला करके, तो जितना ज़्यादा आप वाटर को ऐड करोगे वो सोल्यूशन उतना ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो डाइल्यूट होने का मतलब ये होता है कि आपको उसमें क्या करना है ना, जल में आपको एसिड और बेस मिलाना है, और जल में एसिड और बेस मिला करके उस एसिड और बेस की सांद्रता को जल के माध्यम से कम करनी है, इसको बोलते हैं डाइल्यूशन। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन उदासीनीकरण, मैंने आपको बताया कि अम्ल और क्षार का आपस में मिलकर के रिएक्शन करना क्या कहलाता है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाता है। अब आता है कि अम्ल और क्षार का प्रबलता का पता कैसे चलेगा। अगला टॉपिक ये है अम्ल और क्षारों की प्रबलता। जैसे अम्ल और क्षार तो हम पढ़ लिए, उसके रिएक्शंस भी देख लिए। अब आता है अम्ल और क्षार की प्रबलता। अम्ल
एवं क्षार की प्रबलता, स्ट्रेंथ देखना है। तो इसके लिए अपन एक स्केल यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पीएच स्केल, है ना। इस स्केल के माध्यम से हम बता सकते हैं कि कौन अम्ल ज़्यादा होगा, कौन कम अम्लीय होगा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए अपन एक तो सार्वत्रिक सूचक का उपयोग करते हैं, है ना। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर हम बताते हैं, किसके आधार पर, हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पोटेंशियल, है ना। तो हाइड्रोजन का हमको क्या करना है, पोटेंशियल। मतलब ये है कि एक स्केल होगी पीएच स्केल, उस स्केल में आपको 0 से लेकर के 14 तक की वैल्यू दी रहेगी ऐसा करके, और यहाँ पर बीच में यहाँ पर 10⁻7 लिखा रहेगा, और यहाँ पर आपका 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5 और 10⁻6, और ऐसे करके -8, है ना, 10-9, 10⁻8, 9 के बाद 10, फिर -11, -12, -13, ऐसे करके 10 की पावर में दिया रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ एक स्केल है, उस स्केल में अपन इसको पीएच स्केल कहते हैं, और इसमें अपन एक फार्मूला चलता है pH = log H पॉजिटिव आयन। इसमें मतलब हाइड्रोजन आयन की हम सांद्रता को ज्ञात करते हैं, और ये जो सांद्रता है इसके हम बताते हैं कौन अम्लीय होगा, कौन क्षारीय होगा और कौन उदासीन होगा। तो प्रबल अम्लीय कब होगा, तो जब आपकी वैल्यू ऐसे आएगी, 7 से जितना नीचे आएगा वो होगा प्रबल अम्लीय, और 7 से बाद जितना जाएगा वो होगा प्रबल क्षारीय। 7 से कम आएगा तो प्रबल अम्लीय होगा, 6 से प्रबल अम्लीय 5 होगा, 5 से प्रबल अम्लीय 4 होगा, 4 से प्रबल अम्लीय 3 होगा, 3 से प्रबल अम्लीय 2 होगा, 2 से प्रबल अम्लीय 1 होगा। समझ में आ रहा है। और क्षारों की प्रबलता कैसे पता लगाएंगे, तो 10 के घात -14 जो होगा वो सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा, और 10 के घात 7 के बाद जो होगा वो क्षारीय तो होंगे लेकिन 14 की तुलना में थोड़े कम क्षारीय होंगे। तो ऐसे पता लगाते हैं पीएच के, और ये मान कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर के 14 तक होता है। 0 से लेकर कहाँ तक होता है, 14 तक होता है। अम्ल के मान से आपको पता है कि हमारा शरीर का जो नॉर्मल पीएच होता है ना, जो हमारा शरीर का जो पीएच है वो 7 से 7.8 होता है। मानव के रक्त का जो पीएच होता है वो लगभग 7.4 होता है ना। तो ये आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ अम्ल वर्षा भी ध्यान देखेंगे, क्योंकि अम्ल वर्षा का मतलब होता है कि वर्षा के जल में जो है अम्ल की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है, मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है, तो जो वर्षा का पानी है वो पीने योग्य नहीं रहता है, और ऐसे वर्षा के जल को हम क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा युक्त जल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका पीएच जो मान होगा वो 5.6 से भी कम हो जाता है। याद रखिएगा, 5.6 से भी कम होता है। जब हमको कोई चीज़ काटता है तो हमें दर्द का अनुभव ही होता है, क्योंकि उसमें भी एसिड होता है, जो नेटल होती है, जो मधुमक्खी होती है, जैसे ही काटेगी तो आपको दर्द का अनुभव होता है। इस दर्द के अनुभव होने का कारण भी आपका एसिड ही है ना। जो मधुमक्खियाँ होती है, जो चींटी होती है, जब काटती है तो आपको दर्द का जो अनुभव होता है वो फॉर्मिक एसिड के स्राव के कारण होता है। तो फॉर्मिक एसिड जो है वो बर्रू और चींटी जो होती है उनके डंकों में पाया जाता है, जिसके कारण हमको दर्द होता है। और फॉर्मिक एसिड को आईयूपीएसी, ये जो फॉर्मिक एसिड है ये भी एक एसिड होता है, और फॉर्मिक एसिड को आईयूपीएसी में मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं। तो पीएच मान जरूर पढ़ लीजिएगा, 0 से लेकर 14 तक मान। 0 से अगर 7 के अंदर रहेगा तो वो अम्लीय होगा, 7 के बाद होगा तो क्षारीय होगा, और 7 होगा तो वो उदासीन होगा, है ना। ये याद रखिएगा, कोई भी सॉल्यूशन का हम पता ऐसे ही लगाते हैं। तो ये हो गया पीएच मान के आधार पर प्रश्न। इससे प्रश्न ये आते हैं कि पीएच, जैसे अपन बोलते हैं ना पेट में दर्द होता है तो हम एंटासिड की गोली खाते हैं ना। पेट में दर्द होता है तो एंटासिड की गोली खाते हैं। क्यों खाते हैं, पेट में दर्द होता है तो हम एंटासिड की गोली इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारे जो अमाशय होता है, हमारा जो स्टमक होता है उसमें HCl होता है, और वो HCl का स्राव होता है लेकिन लिमिट में होता है। लेकिन जब हमको गैस्ट्रिक वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, इसका मतलब है कि उसमें HCl का जो स्राव है वो ज़्यादा हो रहा है, और HCl का अगर ज़्यादा स्राव होता है तो वो अम्लीय हो जाता है, हमको जो है गैस की मतलब हमको एसिडिटी हो जाती है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए अपन एंटा एसिड खाते हैं, प्रति अम्ल खाते हैं। तो एंटा एसिड या जो प्रति अम्ल होता है उसमें क्षार होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम, हमारा जो HCl निकलेगा ये अम्ल है,
तो हम क्या करेंगे, एंटासिड खाएंगे। तो एंटासिड में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये अम्ल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका क्षार है, दोनों मिलेंगे तो लवण बनेगा, पानी निकलेगा, मतलब पूरा का पूरा न्यूट्रल हो जाएगा और हमको जो है गैस्ट्रिक से आसानी मिल जाएगी। दांत को जो साफ करते हैं तो उसमें भी टूथपेस्ट यूज करते हैं, तो वो जो टूथपेस्ट है उसमें क्या होता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे जो दांत होते हैं, हमारे जो बैक्टीरिया हो जाते हैं, हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होता है वो सबको क्या करता है, साफ करता है ना। नहीं तो हमारा जो दांत है वो क्षय होगा, धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा। तो हम टूथपेस्ट का उपयोग क्यों करते हैं, तो टूथपेस्ट जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, तो क्षारीय कंट्रोल के नेचर के होते हैं। तो हमारे दांतों में जितनी भी एसिड जमा हो जाती है, हमारे दांतों में जितनी भी एसिड जमा हो जाती है, जितनी बैक्टीरिया का जो आक्रमण हो जाता है, उनको साफ करने के लिए क्षारीय प्रभाव चाहिए। तो ये क्षारीय प्रभाव जो है वो टूथपेस्ट में होता है, जिसके कारण जो है हम टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे आते ही आते हैं, आपको ध्यान देना है और आपको नीला और लाल लिटमस पेपर के क्वेश्चंस को अच्छी तरह पढ़ना है इसको, ठीक है। अब अलग अलग प्रकार के सोर्सेस होते हैं जिसमें अम्ल होते हैं, वो भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। जैसे नींबू में कौन सा एसिड होता है, तो नींबू में, संतरा में, आंवला में सिट्रिक एसिड होता है, सेव में मैलिक एसिड होता है, दही में लैक्टिक एसिड होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, इमली में टार्टरिक एसिड होता है, चींटी में, मधुमक्खी में आपका क्या बोलना चाहिए, फॉर्मिक एसिड या इसको हम लोग बोलते हैं मेथेनोइक एसिड होता है। तो ये प्रश्न भी आप इसको तैयार करेंगे, यही बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मुंह के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो मुंह के माध्यम से बैक्टीरिया हमारे दांतों में फंसे रहते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, दांत को जो एनामल होता है उसके बीच में जो गड्ढे होते हैं वहाँ पर जो है आपका पीलापन पड़ जाता है, तो उसको साफ करने के लिए अपन बेस का उपयोग करते हैं, जिससे हमारा दांत जो है वो आसानी से साफ हो जाता है, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। दांत में क्या होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का होता है ना, हमारा जो दांत का इनामेल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम उसमें एसिड का प्रभाव होना शुरू हो जाएगा तो हमारा जो दांत का बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। और जो भी टूथपेस्ट होता है उसमें क्या होता है, आपका बेस पाया जाता है। तो प्रबल अम्ल है ना, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, अम्लों की क्षमता के आधार पर है ना, कि जो अम्ल जो है प्रबल, जो अम्ल जितना प्रबल होगा, प्रबल अम्ल जो है ना, वो स्ट्रेंथ के हिसाब से होते हैं। जितना ज़्यादा पीएच वैल्यू डाउन की ओर जाएगा, मतलब 1 की ओर जाएगा ना, 7 से कम की ओर जाएगा, वो प्रबल अम्लीय कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह कर लेंगे। अब हम आपको बताएंगे लवण के बारे में कि ये लवण क्या होते हैं। बच्चों, लवण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको कुछ अभी के वीडियो में कुछ लवणों के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। हमको कौन कौन से लवण पढ़ने हैं और हमारे कोर्स में क्या क्या लवण आते हैं और हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे अम्ल और क्षार की क्रिया करने के पश्चात जो आयनिक यौगिक बनेगा वो हमारा क्या होगा, लवण होगा, ठीक है। तो आप अगर कुछ लवण के नाम, जैसे आपको कुछ सीक्वेंसिंग लवण के नाम याद कर ले जाए, जैसे पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, है ना। मतलब क्या होगा कि जितने भी आपके लवण होंगे उसमें 2 चार्ज वाले होंगे, एक होंगे पॉजिटिव वाले, एक होंगे नेगेटिव वाले। तो आपको क्या करना है, उनको बनाना। जैसे मान लीजिए मैं कुछ लवण के नाम लिखते हैं, है ना, अम्ल और क्षार को तो आप समझ गए, मैंने इसका लिस्ट बना दिया था। जैसे लवण के कुछ नाम लिख रहा हूं मैं, जैसे आपको नाम दिया गया पोटेशियम सल्फेट, है ना। अब मान लो मैं आपको नाम दिया सोडियम सल्फेट, है ना, उसके बाद दिया कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम नाइट्रेट, है ना, पोटेशियम क्लोराइड, है ना, उसके बाद आपका सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, है ना, कॉपर सल्फेट। ये सब क्या है, ये सब आपके हैं लवण हैं। क्या हैं, लवण हैं। तो लवण कैसे बने हैं, तो सिंपल सी बात है कि अम्ल और क्षार की क्रिया हुई होगी तो आपका क्या बना होगा, लवण बना होगा। मैं आपको एक बताता हूं, जैसे मुझे मान लीजिए पोटेशियम सल्फेट एक लवण है, मैं बोल रहा हूं पोटेशियम सल्फेट एक लवण है। अब मैं ये बताइएगा कि ये इसका अम्ल कौन होगा, इसका क्षार कौन होगा। तो ऑब्वियसली बात है, सल्फेट है तो सल्फेट में हमने क्या लिया होगा, यहां पर सल्फेट अगर है तो हमने यहां पर क्या लिया होगा, सल्फ्यूरिक एसिड लिया होगा,
सल्फेट तो क्या लिया होगा, सल्फ्यूरिक एसिड लिया होगा। अब यहाँ पर एसिड लिया तो पोटेशियम है, तो पोटेशियम को बेस बनाना है तो मैंने क्या लिया होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको संतुलित कैसे करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका एक अम्ल था और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका एक क्षार था। अब इन दोनों को जब मिलाया गया, मुझे पता कैसे चला कि ये हो गया, देखिए सल्फेट है तो सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अम्ल और क्षार। तो अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सल्फेट में 2 माइनस चार्ज होता है और पोटेशियम में 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, K2SO4 बनेगा। और ध्यान दीजिएगा 2H यहाँ पर है, 2OH वहाँ पर है, तो 2H और 2OH से मिलकर क्या निकलता है, 2H2। तो हमारा बन गया पोटेशियम सल्फेट। और पोटेशियम सल्फेट क्या है, एक लवण है। चलो बच्चों, अब मैं एक और नाम बताता हूँ। जैसे नाम दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, एक नाम दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, और हमको पता लगाना है कि इसमें अम्ल कौन है और क्षार कौन है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट तो लवण है, एक सॉल्ट है, तो पता कैसे चलेगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या दिया है, CO3 दिया है, तो CO3 के लूंगा H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। अब ये तो अम्ल हो गया। अब यहाँ पर कैल्शियम है, तो कैल्शियम के लिए क्या लूंगा, क्षार बनाऊंगा, मेटल को क्षार बनाऊंगा। मतलब धातु जो है वो धातु जो हैं वो हाइड्रोक्साइड से क्रिया करते हैं और क्षार बना लेते हैं। तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये तो क्या हो जाएगा, जब इसको बैलेंस करूंगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। और यहाँ पर 2H और 2OH से मिलकर क्या निकल जाएगा, H2। तो इस टाइप से हम जितने भी सॉल्ट हैं इन सभी सॉल्ट के एसिड और बेस को आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चों इसमें से आपको क्या क्या और इसमें से ध्यान देना है, जो हमारे सिलेबस में, मैं अगली वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। पूरे के पूरे सॉल्ट ही हैं, है ना। तो वो सॉल्ट क्या क्या हैं, तो वो सॉल्ट है आपका, पहला आपको पढ़ना है, एक पढ़ना है आपको सोडियम कार्बोनेट, जिसको अपन धोने का सोडा बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, है ना, एक सोडियम कार्बोनेट है। दूसरा आपका एक नाम आएगा, इसको बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी एक सॉल्ट है ना, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइक। एक आएगा ब्लीचिंग पाउडर, ये CaOCl2, इसको नोट करते जाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर आएगा। एक कार्बोनेट, कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और एक और को पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर पढ़ना है। तो ये तीनों खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पढ़ना है आपका जिप्सम और एक पढ़ना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। 4 नंबर 5 2 ही इतने लवण हमको पढ़ने हैं। एक पढ़ना है जिप्सम, जिप्सम में आपका कैल्शियम सल्फेट होता है, फार्मूला कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2, इसको जिप्सम बोलते हैं, मजबूती के लिए जो काम आता है। और एक आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी वही है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2, यहाँ पर आपका 2H2 है, यहाँ पर क्या होगा, हाफ H2 होगा, क्या हो जाएगा, हाफ H2। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है जिप्सम। और ये क्या है, PO, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP मतलब क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो स्टूडेंट्स अब जब हम नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको इन्हीं सभी के बारे में पूरे डिटेल से बताएंगे कि इनका प्रिपरेशन कैसे होता है, इनके उपयोग क्या हैं, इनके गुण क्या हैं। क्योंकि अम्ल क्षार पढ़ने के बाद अगर हम लवण की कैटेगरी पढ़ते हैं तो लवण के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आ जाएंगी, और इन सभी चीज़ों को थोड़ा डिटेल से ही पढ़ना है। क्योंकि आपको सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ सोडियम कार्बोनेट को याद रखिएगा, इसको धोना का सोडा बोलते हैं, धोने का सोडा, या इसको धावन सोडा बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। और ये जो होगा इसको बोलते हैं खाने का सोडा, या इसको बोलते हैं खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। क्या बोलेंगे, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा बोलेंगे। और कैल्शियम क्लोराइड, ये जो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड है, इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी हमने आपको बताया, ये सभी चीज़ें आपको डिटेल से, इसका बनाने का विधि, इसका उपयोग, उसका गुण, ये पांचों के बनाने की विधि,
इनके गुण और इनके उपयोग परीक्षा में खासकर ये पूछे जाते हैं। तो अभी नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी उस वीडियो में मैं आपको इन सभी के बनाने की मेथड्स को बता दूंगा और सभी के उपयोग बता दूंगा, और आप सभी इन्हीं के बनाने की विधि और उपयोग को अच्छी तरह याद कर लेंगे, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, पार्ट के अंदर के क्वेश्चंस करेंगे, तो हमने इन 2 वीडियोस में जो जो चीज़ पढ़ी है उसी चीज़ को हम डिटेल से यहाँ पर देखेंगे। थैंक यू।